नमस्कार मित्रों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रतन जी टेक्निकल पर स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स विद्युत चालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लेकर के आया हूं। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, वास्तव में विद्युत धारा का मान कैसे पता लगाते हैं, विद्युत धारा के सूत्र को भी समझेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसको समझेंगे और बात करेंगे विद्युत धारा I और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं इसलिए ताकि माइंड में रहे कि हमें इन पॉइंट्स को पढ़ना है। तो पहले बात करेंगे विद्युत चालक के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अधिकता में रखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कंडक्टर आर द मटेरियल्स विच वन हैव द एबिलिटी टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करने में समर्थ होते हैं, जिनमें से धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। और ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, उन्हें कहते हैं विद्युत कुचालक। हम केवल चालक पर बात करेंगे, विद्युत चालक। देखिए, वैद्युत चालक दो प्रकार के हो सकते हैं। वैद्युत चालक दो प्रकार के हो सकते हैं, इनको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लेंगे चालक के बारे में। मटेरियल्स या पदार्थ, हिंदी मीडियम के लिए लिखेंगे ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो वैद्युत धारा के प्रवाह, वैद्युत धारा के प्रवाह में कम से कम अवरोध उत्पन्न करते हैं, कम से कम अवरोध उत्पन्न करते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब अगर बात करें हम कि चालक कितने प्रकार के होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में कम से कम अवरोध उत्पन्न करें। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ भी लिखता कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। देखिए, हर एक पदार्थ के अंदर एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस पाया जाता है। पदार्थ कोई भी हो, वो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता ही करता है। मगर ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, लोहा, ये पदार्थ कम से कम रुकावट पैदा करेंगे, धारा के प्रवाह में सपोर्टिंग नेचर के होंगे। ठीक है, तो वे पदार्थ जो धारा के प्रवाह में कम से कम अवरोध उत्पन्न करेंगे उनको ही चालक कहा जाएगा, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह एटसेट्रा। तो चालक पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है, चालक पदार्थों को हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला चालक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक। दूसरा चालक जिसको मैंने बोल दिया है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिनमें धारा का प्रवाह किस वजह से हो रहा है, वो वजह है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह के जो वाहक हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। हियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। यहाँ पर धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लिख लेंगे, वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। वैद्युत धारा का प्रवाह
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। के कारण होता है। आगे बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उसकी सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है, जिसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वही इलेक्ट्रॉन जब आवागमन करते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। दूसरा ध्यान से देखेंगे, जैसे कि इस चालक में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई कॉपर की रॉड या तांबे की रॉड या लोहे की रॉड हो गई, ये सब मुक्त चालक के उदाहरण है। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं ना। किसी भी परमाणु के चारों तरफ आपने देखा होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो सबसे बाहरी की जो कक्षा होती है, सबसे बाहर की जो कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने पर बाहर निकल सकते हैं, एटम की ऑर्बिट को, कक्षा को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल सकते हैं वही धारा के प्रवाह में सहयोग देंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि तांबे की रॉड, तांबे का तार एक इलेक्ट्रॉनिक चालक है, लोहे का तार एक इलेक्ट्रॉनिक चालक है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक चालकों का जो क्रम होता है चालकत्व का, वो इस तरीके से होता है। सबसे टॉप लेवल का जो कंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक वो है आपका सोना, गोल्ड, इसको बोलते हैं आरम, सोना। फिर आता है चांदी, ये दूसरी क्लास का, ये भी एक बेस्ट कंडक्टर, अपने आप में तो नहीं बोलेंगे बट बेटर कंडक्टर है, और इसको शो करते हैं अर्जेंटम Ag। इसके बाद में जो चालक का जो क्रम है वो है कॉपर का, तांबा, जानते हैं इसको आप, तांबा, और इसको बोलते हैं कॉपर, क्यूप्रम, Cu, और लास्ट में आता है आपका लोहा यानी कि आयरन। और भी कई सारे इस तरीके के कंडक्टर हैं। लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन, गोल्ड, आई। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक चालकों के उदाहरण थे। बात करते हैं विद्युत अपघट्य के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं बल्कि मुक्त आयनों का सहारा लेते हैं। ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं बल्कि मुक्त आयनों के कारण होता है, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। लिख लेंगे, वे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था में, फ्यूज्ड स्टेट में, गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों, फ्री आयंस, चाहे वो आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दो ही प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव आयन होगा या तो नेगेटिव आयन होगा। क्यों? वे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था में, यहाँ गतिज नहीं गलित रहेगा, फ्यूज्ड स्टेट में, जिनकी गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के माध्यम से या मुक्त आयनों के द्वारा किया जा सकता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास में है इलेक्ट्रोलाइट का, नमक, साल्ट, कॉमन साल्ट। आपने देखा होगा, अगर हम नमक को, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लें, पानी में घोल लें, तो क्या होगा, पानी में घोलते ही ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा,
Na+ और Cl- दो आयनों में टूट जाएगा। तो गलित अवस्था में आते ही नमक सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का आवागमन चालू हो जाएगा। चूंकि धन आवेश ऋण आवेश आ चुके हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। NaCl नमक का जो जल में जो जलीय विलयन है वो एक विद्युत अपघट्य है। ठीक है। दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, नोट कर लें। तो आगे बात करेंगे हम लोग विद्युत धारा के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट के ही अंतर्गत में आती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है इसको समझेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं समझेंगे। विद्युत धारा के बारे में पढ़ते चले आए हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो क्लास 9th 10th से हम लोग पढ़ते चले आए हैं। क्लास 12th में कुछ अलग डेफिनेशन दी जाएगी। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बहुत तेजी से इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इसको शो करते हैं स्मॉल आई से। देखिए ध्यान से, देखिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक है। इस चालक की लंबाई मान लेते हैं AB जो भी है। इस चालक में क्योंकि ये चालक पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और ये इस चालक के भीतर गति कर रहे होंगे। चालक के भीतर गति कर रहे होंगे, विभिन्न दिशाओं में गति इनकी हो रही होगी, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में बताया जाता है आपको। चालकों का जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल होता है वो ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं मुक्त अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम चालक पदार्थ के सिरों पर किसी वैद्युत क्षेत्र को आरोपित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को लगाते ही क्या होगा, चालक के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर के आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि ऋणावेशित जो पदार्थ ये कण हैं, ये कण धन आवेशित प्लेट की तरफ, धन आवेशित प्लेट की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। उस अवस्था में इनकी जो रैंडम मोशन थी, जो अनियमित गति थी, ये नियमित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक नियत दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस नियत गति के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा को हम लोग कह सकते हैं कि आवेश के एक नियत दिशा में, आवेश के एक नियत दिशा में प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। और ख़ास बात, विद्युत धारा की दिशा ऐसा माना गया है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी कि धन वाले प्लेट से नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत मानी जाती है। डेफिनेशन लिखिए इसमें, किसी चालक के भीतर, किसी चालक के सिरों पर एक विभवांतर आरोपित करने पर, किसी चालक के सिरों पर एक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में गति करना आरंभ कर देते हैं। एक नियत दिशा में गति आरंभ कर देते हैं। आवेश की नियत दिशा में गति ही विद्युत धारा है। लिखेंगे वैद्युत आवेश मतलब, यहां पर हमारा वैद्युत आवेश मतलब धनात्मक से, किससे है,
धनात्मक से, ठीक है, वैद्युत आवेश की नियत दिशा में गति ही वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है। यह विद्युत धारा कहलाती है, जो भी लिखना चाहो, कहलाती है। अब कितना आवेश, बात उठती कैसे नापा जाए, मापन कैसे किया जाए, विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाए। आवेश के प्रवाह की दर को, यहाँ पर नियत दिशा में आवेश का प्रवाह जो 1 सेकंड में हो जाएगा, वही विद्युत धारा की औसत मान के बराबर होगा। लिखेंगे विद्युत धारा का औसत मान, विद्युत धारा का औसत मान जो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगी विद्युत धारा की। मान लो हमारे पास में यहाँ पर हमने एक सेक्शन लिया हुआ है और इस सेक्शन से कोई आवेश निकल रहा है, तो आवेश 1 सेकंड में कितना गुजरा, इस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना आवेश गुजर गया, वही आवेश, यानी कि आवेश अगर हम 2 सेक्शन ले लें, मान लेते हैं हमने एक सेक्शन ए लिया हुआ है, एक सेक्शन बी लिया हुआ है और एक सेक्शन सी लिया हुआ है, तो सेक्शन ए और सी के बीच में मान लो कि आवेश को सी से चलने में ए तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगता है। कितना समय लगा, डेल्टा टी समय लगा, जो समय का अंतर है। और इस समय अंतराल के दौरान आवेश जो चल रहा है उसके मान में जो परिवर्तन हुआ, जो ए से सी तक जो आवेश पहुंचा है, ए से जितना आवेश निकला वापस जितना पहुंचा, दोनों का अंतर, आवेश का अंतर, आवेश में परिवर्तन समय के परिवर्तन के सापेक्ष, वही विद्युत धारा का औसत मान कहलाता है। विद्युत धारा का औसत मान बराबर आवेश के मान में परिवर्तन बटे समय के मान में परिवर्तन। ये विद्युत धारा का औसत मान है, ना कि एग्जैक्ट मान है, ये उसका औसत मान है। नोट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा का औसत मान IAV, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, आवेश के मान में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन के सापेक्ष आवेश के मान में परिवर्तन ही विद्युत धारा है। अब अगर हम पता लगाना चाहें एग्जैक्ट किसी सेक्शन से कितनी करंट बाहर निकल रही है, तो कैसे पता लगाएं? लिखेंगे विद्युत धारा का तात्कालिक मान, विद्युत धारा का तात्कालिक मान। तो तात्कालिक मान को आई से लिखा जाएगा या आई इंस्टेंट, INST लिख सकते हैं, आई इंस्टेंट करंट। इंस्टेंट करंट इसका मान क्या होगा? वो आवेश के परिवर्तन में समय के सापेक्ष आवेश के परिवर्तन में जो लिमिटिंग चेंज आएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, आवेश के मान में परिवर्तन की जो तात्कालिक दर होगी वही दर एक्चुअल करंट के बराबर होगी। तो इंस्टेंट करंट बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। समय के मान में परिवर्तन बहुत कम हो, बहुत कम परिवर्तन हो, उस समय में कितना आवेश में परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन धारा का तात्कालिक मान होगा। और आप जानते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखते हैं हम लोग डी से, सो डी क्यू अपॉन डी टी। अतः गणितीय रूप में विद्युत धारा इंस्टेंट करंट बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ये एग्जैक्ट करंट का मान है। हम कह सकते हैं विद्युत धारा का मान आवेश के समय के सापेक्ष अवकलन के बराबर होता है। ठीक है, लिख सकते हैं इस बात को, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा आवेश की समय के सापेक्ष अवकलन के बराबर होता है। लिख लें विद्युत धारा
आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन होता है। वैद्युत धारा आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन होता है। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं। आपको अवकलन करना तो आता ही होगा, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सामान्य तौर पर हम लोग आवेश के मान में परिवर्तन, समय के मान में परिवर्तन का ख्याल नहीं रखते हैं। समय के मान में परिवर्तन बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो dt लिखा गया है, ये dt डेल्टा t से भी छोटा है, बहुत छोटा परिवर्तन है। जब समय के मान में बहुत छोटा परिवर्तन हो, बहुत कम परिवर्तन हो, तब आवेश के मान में कितना परिवर्तन आएगा, वही परिवर्तन धारा है। समझ गए ना? और दोनों ही अलग अलग हैं। अभी इसको हम लोग देख भी लेंगे, अभी एक सवाल लगाएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि औसत धारा तात्कालिक धारा से अलग होती है। एक क्वेश्चन लिखिए इस पर। चलिए, यदि किसी चालक तार के लिए वैद्युत आवेश का व्यंजक यदि किसी चालक तार के लिए विद्युत आवेश का व्यंजक Q बराबर, सीधे लिखिएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7 कूलाम हो, तो वैद्युत धारा का मान ज्ञात करें। वैद्युत धारा का मान ज्ञात करें। नंबर 1, समय। जब समय जो है वो धारा के चलने के ठीक बाद का समय दिया गया है t बराबर 2 सेकेंड पर, और समय t बराबर 5 सेकेंड पर। समयांतराल t1 से t2 देख रहे हैं, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में जो धारा चली है, औसत धारा का भी मान ज्ञात करें। लिखें, इस समयांतराल के दौरान औसत धारा का मान भी ज्ञात करें। औसत धारा यानी कि एवरेज करंट, I एवरेज का मान भी ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आप जानते हैं वैद्युत धारा से हमारा मतलब अब जो होना चाहिए वो तात्कालिक धारा होती है। I बराबर dq अपॉन dt, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन, बराबर ddt ऑफ q का मान कितना दिया गया, देखिए जरा ध्यान से देखिए, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7। अब ये आप जानते हैं अवकलन करना, तो कर लीजिए, ddt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस ddt ऑफ 4t माइनस ddt ऑफ 7। देखिए ध्यान से, 3t स्क्वायर का जो होगा अवकलन वो क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट बाहर चला आएगा, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा, 2t। पता होना चाहिए आप सभी को, t स्क्वायर का अवकलन 2t होता है। 2 आकर आगे लग जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है हमारे पास में ddx ऑफ x रेज पावर n बराबर n इंटू x रेज पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे t की घात 2 है, 2 आके आगे लग जाएगी, t की पावर 2 माइनस 1 1 t रेज पावर 1 t 2t। ddt ऑफ 4t 4 कांस्टेंट बाहर चलाएगा, ddt ऑफ t का मान 1 होता है। ddt ऑफ 7 माइनस में है, नियत है
7 एक नियतांक है, नियतांक के मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, पहले से ही नियत है, तो इसका अवकलन 0 होगा। 2 3 जा 60 प्लस 4, ये हमें मिल गई करंट की वैल्यू एम्पियर में। देखिए विद्युत धारा के इस व्यंजक में अगर बात करें तो धारा का मान समय पर निर्भर कर रहा है। धारा समय का फलन है, समय बदलेगा धारा बदल जाएगी, मतलब धारा का मान नियत नहीं है। चालक तार में जो धारा बह रही है वो धारा परिवर्ती है, समय के बदलने पर बदल रही है, समझे कि नहीं। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें धारा का मान पता लगाना है जब समय कितना हो, 2 सेकेंड हो। तो यह लिखेंगे धारा का मान कब, जब समय t बराबर 2 सेकेंड हो रहा हो। I एट द t बराबर 2 सेकेंड, I एट द टाइम t इक्वल्स 2 सेकेंड। धारा का मान जब समय 2 सेकेंड हो रहा हो, क्या कर देंगे, 6 इंटू टी प्लस 4 था, तो हम लोग t की जगह पर 2 को प्लेस कर देंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 4 हमारा आंसर हो जाएगा 6 2 जा 12, सॉरी हाँ 12 प्लस 4 16 एम्पियर। तो समय 2 सेकेंड पर धारा का मान कितना आया, 16 एम्पियर। जो चालक तार है, इस चालक तार से जब समय बीता है, 2 सेकेंड का समय हुआ है, धारा को चले भी तुरंत, उस समय ये t बराबर 1 सेकेंड है, t बराबर 2 सेकेंड है, तो t बराबर 2 सेकेंड पर जो करंट निकल रही है उसका मान कितना आ गया है, 16 एम्पियर आया है। अभी हमको आगे देखना है t बराबर 5 सेकेंड पर धारा का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5। जब समय हो रहा है t बराबर 5 सेकेंड, तब कितनी करंट निकल रही है उसको हमको पता लगाना है। दूसरा, इसी तरीके से समय t बराबर 5 सेकेंड पर धारा का मान 6 गुणे कर देंगे 5 धन 4, 6 मन 6 30 प्लस 4 34 एम्पियर। 30 स्पष्ट है कि जो धारा दूसरे सेकंड पर निकल रही है वो धारा 5वें सेकंड के धारा के मान से अलग है। यहाँ पर कितनी करंट निकल रही है, 34 एम्पियर। समझे कि नहीं। अब हमको पता क्या लगाना है, लास्ट में धारा का मान हमने निकाल लिया है समय t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड पर। हमें निकालना है धारा का औसत मान। लिखेंगे धारा का औसत मान। तीसरी बात, धारा का औसत मान I एवरेज कैसे देंगे, आवेश के मान में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन ऐड करेंगे। ऐसा मत कर देना दोनों धाराओं को जोड़ के आधा कर दो, ये नहीं चलेगा। आवेश के मान में परिवर्तन डेल्टा Q बटे डेल्टा T। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। जरा ध्यान से देखो, जब समय 5 सेकेंड था उस समय पर धारा का मान क्या होगा। देखो आवेश का मान क्या होगा, नहीं आ रहा है, कट गया है, रुक गया है कि बंद हो गया है। तो बोलना था ना, कहां से नहीं दिख रहा है, यहां से नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है। चलो ठीक है, यहां तक बना था ना। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत धारा का औसत मान। विद्युत धारा का औसत मान समयांतराल 2 सेकंड व 5 सेकंड के लिए, 2 से 5 सेकंड होने में जो समय लगा है, यानी कि उस 3 सेकंड के भीतर कितना धारा का मान रहा है उनको पता लगाना है। तो विद्युत धारा का औसत मान, विद्युत धारा का औसत मान I एवरेज, सूत्र बोलता है आवेश के मान में परिवर्तन पता लगाओ
और समय के मान में परिवर्तन से भाग कर दो। तो आवेश के मान में परिवर्तन कैसे पता लगाएंगे? समय t बराबर 5 सेकंड पर आवेश का मान माइनस करना पड़ेगा समय t बराबर 2 सेकंड पर आवेश का मान, और बटे समय में परिवर्तन। समय 2 सेकंड से 5 सेकंड हुआ है तो समय में कितना परिवर्तन आया है? t2 माइनस t1, 5 सेकंड से 2 सेकंड, कितना है चेंज? 3 सेकंड। देखो समय t बराबर 5 सेकंड पर आवेश का मान क्या होगा? देखो आपको आवेश का व्यंजक दिया गया है, q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7, उठाकर इसी में रख दो, t बराबर 5 स्क्वायर 25, 4 इंटू 5 माइनस 7, ये तो पहला आवेश हो गया। फिर आवेश का मान कब? 2 सेकंड पर, 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 7 बटे समय की मान में परिवर्तन 5 माइनस 2 3। ठीक, 25 गुणे 3 75, 20 माइनस 7, इसमें से माइनस करना है 4 3 12, 4 दूनी 8 माइनस 7 बटे 3। इसको हल कर लीजिए। 75 में 20 जोड़ लो पहले, या एक काम करो 20 में 7 को हटा लो पहले, कितना आ जाएगा? हाँ जी, हाँ बोलो। एक काम ये भी कर सकते हो, 12 8 20 हुआ, 12 8 20 हो गया 20, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 20 और ये हो जाएगा प्लस 7, तो प्लस 7 माइनस 7 से कट जाएगा, मत जोड़िए, रहने दीजिए। 75 20 कितना होगा? 95, और 12 8 20 बटे 3, कितना आंसर हो जाएगा बताइए? 95 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 9 2 11 ना, 115 बटे 3, भाग करिए इसको जरा, तो 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 2 11, 9 2 11 मैंने कहा 25, 3.8 एम्पियर, लगभग 3.8 एम्पियर। तो जो एवरेज करंट हमको मिली है समय अंतराल 2 से 5 यानी कि 3 सेकंड के लिए, वो है 3.8 एम्पियर। जो औसत धारा हमको मिली है वो कितनी मिली है? 3.8 एम्पियर। देखा आपने, औसत धारा का मान वास्तविक धारा के मान से कितना अलग है, समझे कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अड़तीस आएगा, सॉरी यहां पर आएगा 38, सो 38 एम्पियर। तो औसत धारा का मान क्या हो जाएगा? 38 एम्पियर। ठीक, अरे अब क्यों बोल रहे हो? कहाँ प्लस नहीं लगाए? जोड़ तो रहे हैं। अब ठीक है, समझ गए ना, काम तो सही कर रहे हैं ना। ठीक हो गया।